हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टेट सी टेट स्टडी क्लासेस। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का जो सब्जेक्ट है वो पर्यावरण शिक्षा है। तो पहला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को या 13 नवंबर 1949 को। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। अन्य तथ्य है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण दत्त ने गाया था। इसके गायन का समय 52 सेकंड है। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत बाग की विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको ऑनलाइन किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम या कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या डाउट क्लियर करना हो या आपको प्रैक्टिस सेट लेना हो या आपको ऑनलाइन टेस्ट देना हो, तो ये सब सारी सुविधाओं का लाभ आप मात्र 399 रुपये प्रतिमाह में ये सारी सुविधा आप ले सकते हो। और इस सुविधा को लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप ये सुविधा प्राप्त कर सकते हो और इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हो। तो और इस एग्ज़ाम के पैटर्न को आप किसी भी माह में चेंज भी कर सकते हो। और सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, अजमेर। तो पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है। अन्य तथ्य है, पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। यहाँ पर ब्रह्मा का मंदिर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है। इसमें बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक आते हैं। हजारों हिंदू लोग इस मेले में आते हैं और अपने को पवित्र करने के लिए पुष्कर झील में स्नान करते हैं। और इस समय यहाँ पर पशु मेला आयोजित किया जाता है। हर साल कार्तिक महीने में लगने वाला पुष्कर ऊंट मेले में इस जगह को दुनिया में अलग ही पहचान दे दी है। मेले के समय पुष्कर में कई राजस्थानी संस्कृतियों का मिलन सा देखने को मिलता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। ऑप्शन है UVA, UVB, UVC या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, UVC। तो निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से UVC जो है वो अधिक हानिकारक है। तो अन्य तथ्य है,
सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सामान्यतः उनके तरंगदैर्घ्य के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, UVA, UVB तथा UVC। इन किरणों में UVC जो है वो सबसे अधिक हानिकारक होती हैं, लेकिन ये किरणें पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि इनका अवशोषण ओजोन परत द्वारा हो जाता है। UVA एवं UVB किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। UVB जीवधारियों में निम्नलिखित प्रभाव डालते हैं, जैसे जीन परिवर्तन, पौधों के वृद्धि में रुकावट, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, प्रतिरक्षा तंत्र का कम हो जाना या सनबर्न आदि। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? ऑप्शन है प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, कवक। तो निम्नलिखित में से कवक जो है जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, बाकी अन्य सब हैं, यानी प्रोटीन भी है और मृदा भी है और फास्फोरस भी है। तो अन्य तथ्य हैं, कवक जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है जो प्रायः उत्पादक, प्रोड्यूसर्स तथा उपभोक्ताओं के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं। इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं, जैसे मृदा, हवा, जल, कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा अकार्बनिक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गिरसेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो इसका ऑप्शन सही होगा ये गुजरात में। तो गिरसेर परियोजना गुजरात में अवस्थित है। अन्य तथ्य है, एशियाई सिंहों का घर, होम ऑफ एशियाटिक लायन की उपमा से प्रसिद्ध गिर अभयारण्य, जिसे 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। गिर सिंह परियोजना केंद्र सरकार की मदद से प्रारंभ की गई है। यह परियोजना गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, WWF से क्या आशय है? वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड या वर्ल्ड वॉच फंड? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। तो WWF का आशय है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। तो अन्य तथ्य हैं, WWF से आशय वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड है और विश्व वन्य जीव कोष है। सन 1962 में IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्य जीव कोष WWF की स्थापना की गई। इस संगठन का मुख्यालय ग्लैंड अर्थात जो स्विट्जरलैंड में है। इसका प्रतीक चिन्ह विलुप्त प्राणी ज्वाइंट पांडा है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नज़र रखती है तथा उसके रखरखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करने में विभिन्न देशों एवं विदेशियों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गंगा नदी निकलती है
अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अन्य तथ्य है, सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी है। गंगा उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ इसे भागीरथी भी कहते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर है, जो भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है और फिर वह संयुक्त धारा मेघना में मिल जाती है और सागर द्वीप के समीप बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ऑप्शन है ग्रीन ट्रिब्यूनल और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग और सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो अन्य तथ्य है, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। जल एवं वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक शीर्षस्थ राष्ट्रीय संस्था है। यह बोर्ड जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित समस्त सेवाओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सलाह देता है तथा मंत्रालय को तकनीकी सेवा प्रदान करता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली में, हवाई में, एंडीज में या रॉकीज में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, एंडीज में। तो कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो एंडीज में स्थित है। तो अन्य तथ्य है, कोटोपैक्सी एक जागृत अर्थात सक्रिय ज्वालामुखी है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के इक्वेडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। तो तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। तो अन्य तथ्य है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडंग हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सापू तिब्बती भाषा में पवित्र करने वाली नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 2580 किलोमीटर
भारत में 13,46 किलोमीटर है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह माजुली इसी नदी पर स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? ऑप्शन है शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या मांसाहारी या शाकाहारी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मांसाहारी। तो अन्य तथ्य है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम इस प्रकार होगा। जैसे घास के टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है, और टिड्डा को गिद्ध भी खाता है। और फिर उसके बाद घास जो है वो उत्पादक हुआ, टिड्डा जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता हुआ, और गिद्ध और मेढक जो है द्वितीय उपभोक्ता हुआ, और सर्प जो है तृतीय उपभोक्ता जो कि मांसाहारी है हुआ। तो अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। तथा इस प्रकार से जैसे पोषक तत्व है, ये पोषक तत्व से उत्पादक बना घास, और सूर्य के उससे, और उसके बाद इसको टिड्डा खाया, टिड्डे को मेढक खाया, मेढक को सांप ने खाया। तो ये जो मेढक है ये द्वितीय उपभोक्ता हुआ, और जो ये टिड्डा है ये प्रथम उपभोक्ता हुआ, और जो ये सांप है ये तृतीय उपभोक्ता, और उस सांप को बाज खाता है तो ये अंतिम उपभोक्ता हुआ, और बाज को कवक खाता है तो ये अपघटक हो गया। तो इस प्रकार से ये श्रृंखला चलती रहती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। अन्य तथ्य है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। यह मंडल जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं जैसे कोहरा बादल, वर्षा, आंधी तूफान, मेघ गर्जन, पाला, ओस आदि इसी मंडल में घटित होती है। इसलिए इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा नहीं पाई जाती है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ 1 किलोमीटर पर 6.5 अंश सेल्सियस की दर से घटता जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 5। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। अन्य तथ्य है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी तथा 5 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य निम्न हैं: अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या असम में? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, राजस्थान में। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में स्थित है। तो अन्य तथ्य है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर में स्थित है। इसे 1958 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया।
तथा 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। एटीपी, सूर्य प्रकाश, टीएनए, आरएनए। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, सूर्य प्रकाश। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य का प्रकाश है। अन्य तथ्य है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। यही पृथ्वी पर जीवन को संचालित भी करता है, अतः इसे पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल भी कहते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। इस ऊर्जा की सहायता से हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं तथा कोशिकीय श्वसन भी करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। सभी जीवों के लिए सूर्य से आने वाला प्रकाश अर्थात सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एगमार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से या संसाधन से या उत्पादन से। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, गुणवत्ता से। तो एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से है। अन्य तथ्य है, एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से है। एगमार्क एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि अथवा खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। एगमार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। यह भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इस मार्क के मिल जाने से विक्रेता को अपने उत्पादन की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्रेता इस मार्क को देखकर ही उत्पाद की गुणवत्ता और शुद्धता पर विश्वास कर लेता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। तो अन्य तथ्य है, भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित है। इसमें पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित है। पश्चिम बंगाल के 4 जिलों मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तरी एवं दक्षिणी 24 परगना में आर्सेनिक की मात्रा भूमिगत जल में मानक स्तर से अधिक पाई गई है। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1983 में पश्चिम बंगाल में ही आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1960 में, 1962 में, 1972 में कि 1975 में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 1972 में। तो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। तो अन्य तथ्य है, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने एवं दंड का प्रावधान है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं
प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या स्टेरिलाइजेशन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, किण्वन। तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। अन्य तथ्य है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। दूध में स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिस अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। लैक्टिस अम्ल जीवाणु दूध में पाए जाने वाले केसीन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करते हैं। दूध को स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलिस तथा लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस द्वारा 40 से 60 अंश सेल्सियस पर जमा कर ईस्ट द्वारा आंशिक किण्वन यानी फर्मेंटेशन कराया जाता है। तो पोषक पदार्थ दही यानी उगहट प्राप्त होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपने डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए और उसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।